AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा। आज हम लोग अपने सब्जेक्ट एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल के अंदर में यूनिट 1 की शुरुआत करेंगे। ये वीडियो वन शॉट रहने वाला है, यानी कि एक ही वीडियो में पूरे यूनिट को कवर करेंगे। ये वीडियो मेनली लास्ट टाइम एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन पर्पस के लिए, वन नाइट स्टडी के लिए प्रिपेयर किया गया है। तो इस सब्जेक्ट का नाम रहने वाला है एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल। इसमें मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं कि इसमें जो 4 यूनिट होगा वो आपको एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड होगा, लेकिन जो लास्ट यूनिट यानी कि 5th यूनिट जो होगा वो आपका नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड होगा। तो आप लोग एयर पॉल्यूशन के बारे में बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप फील करते होंगे। बस मैं उसी को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बस एक टेक्निकल टर्म देता हुआ चलूँगा। तो इसके साथ हम यूनिट 1 की शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हमारे प्लेटफॉर्म पे, यूनिक सीरीज़ के प्लेटफॉर्म पे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। इस कूपन कोड को यूज़ करके आप उस पर एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट पे, एयर पॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन कहते किसे हैं। गिव मी 1 सेकेंड। तो एयर पॉल्यूशन तो आप जानते हैं कि ऐसे हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल इंग्रेडिएंट जो हमारे हेल्थ पे हार्म पहुंचाए, हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो, दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। वो बेसिकली कंटामिनेट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे जो एटमॉस्फेयर में एम्बियंट एयर है उसमें। तो उसका टेक्निकल वर्ड्स क्या है? एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे जो नेचुरल स्टेट होता है, यानी कि नेचुरल एयर जो होता है उसको मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, यानी कि एक अच्छे एयर को खराब, दूषित, प्रदूषित हवा बना देता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। ठीक है, दिस कंटामिनेट आर डिटरमाइंड टू ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, डिटर्मिनेंटियल टू ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है, हमारे इकोसिस्टम के लिए नुकसानदायक होता है, और साथ में प्लैनेट, पेड़ पौधे, क्लाइमेट, ये सब के लिए नुकसानदायक होता है। तो हार्मफुल इंग्रेडिएंट जो हमारे हेल्थ, इकोसिस्टम एंड प्लांट के लिए हार्मफुल होता है, दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन किस किस रीज़न, किस किस सोर्स से जनरेट होता है, तो आपका एग्रीकल्चर, एनिमल बाई प्रोडक्ट से होता है, हाउस होल्ड से भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट होता है, कंस्ट्रक्शन से आपका एनओएक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर जनरेट होता है, साथ में आपका शिप जो होता है उसमें भी एनर्जी जनरेट करने के लिए फ्यूल को बर्न करते हैं, तो वहाँ से भी आपका एनओएक्स जनरेट होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी जनरेट होता है, रोड ट्रांसपोर्ट से पर्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। एनर्जी जनरेशन के लिए जब हम किसी भी फोसाइल फ्यूल को बर्न करते हैं तो वहाँ से आपका एनओएक्स, सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट होता है। डोमेस्टिक सॉलिड जब फ्यूल को हम जलाते हैं तो वहाँ से पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जनरेट होता है। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 सब क्या होता है मैं आपको आगे अच्छे से बताते हुए चलूँ। तो ये कुछ सोर्स था, इमेज के थ्रू मैं आपको समझाते हुए चला हूँ ताकि आपको टेक्निकल वर्ड्स इमेज के थ्रू आपके दिमाग में सेव्ड रहे, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सोर्स बताता हूँ कि अगर एग्जाम में आता है कि सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन के बारे में लिखने के लिए, तो इसे हम मेनली 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ह्यूमन मेड सोर्स, वन ऑफ दैट ह्यूमन मेड सोर्स, एंड सेकंड वन इज नेचुरल सोर्स। ठीक है, इसे 2 कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन का मतलब है कि कौन कौन से सोर्स से एयर पॉल्यूशन जनरेट होता है। तो सबसे पहले अगर ह्यूमन मेड यानी कि मैन मेड सोर्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल इमिशन, इंडस्ट्री इमिशन, जो भी इंडस्ट्री है, कारखाना है, फैक्ट्रीज है, उसमें एनर्जी को जनरेट करने के लिए हम कुछ फ्यूल को बर्न करते हैं। तो फ्यूल को बर्न करने में आपको पता है कि कुछ हार्मफुल गैसेस जनरेट होंगे, तो वो जब इमिट करता है टू द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल इमिशन। जैसे कि स्मोक हो गया, पॉल्यूटेंट फ्रॉम फैक्ट्रीज, पर्टिकुलरली डोज बर्न फोसाइल फ्यूल, फोसाइल फ्यूल को बर्न करने से जो जनरेट होता है। तो ये आपका पहला सोर्स हो गया इंडस्ट्रियल इमिशन। सेकेंड है आपका व्हीकल एग्जॉस्ट, यानी कि जो भी व्हीकल है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, बस, ट्रक्स, जितने भी हैं, तो ये सब में कंबसन की प्रोसेस होती है। उसमें आईसी इंजन में, सीआई इंजन में फ्यूल को, पेट्रोल, डीजल को बर्न करते हैं, एंड बर्न करने से वहाँ पे हार्मफुल गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब जनरेट होता है। तो जनरेट होता है उसके व्हीकल के एग्जॉस्ट के थ्रू, वहाँ से वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो वो हो गया एक सोर्स। ठीक है, गैस एंड डस्ट फ्रॉम कार, ट्रक एंड
प्लेन्स से भी जनरेट होता है, ध्यान रखिएगा ये बात। थर्ड है आपका बर्निंग ऑफ फोसाइल फ्यूल। फोसाइल फ्यूल को जब बर्न करते हैं तो जनरेट होता है द कंबशन ऑफ कोल, कोयला, गैस, ऑयल फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी को जनरेट करने के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि व्हीकल में इन इजी वर्ड। तो वहाँ से भी हार्मफुल कार्बन ऑक्साइड एंड अदर पॉल्यूटेंट्स रिलीज होता है, तो ये भी एक सोर्स हो गया। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जैसे कि आप जो भी एग्रीकल्चर करते हैं तो उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है तो लोग उसे जला देते हैं, जिसे आसान सी भाषा में पराली को जलाना कहते हैं। तो वहाँ से भी आपका कंबसन हो रहा है, जला रहे हैं, तो वहाँ से भी धुआं निकलेगा, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स। रिलीज हाइड्रोकार्बन, ध्यान रखिएगा इससे हाइड्रोकार्बन रिलीज होता है, एंड केमिकल लाइक, ठीक है। नेक्स्ट आपका हाउस होल्ड एक्टिविटी, घर में छोटे छोटे एक्टिविटी जैसे कि बर्निंग, खाना जब बनाते, कुकिंग हो गया, वेंटिलेशन में हो गया, यूजिंग हार्मफुल केमिकल्स, जब हम क्लीन करने के लिए, शीशा को क्लीन करने के लिए, विंडो डोर को क्लीन करने के लिए केमिकल्स को यूज़ करते हैं, तो वहाँ से भी आपका एयर पॉल्यूशन होता है। एंड कुकिंग विथ सॉलिड फ्यूल कैन लीड पुअर इंडोर एयर क्वालिटी। तो ये कुछ आपका ह्यूमन मेड सोर्स है, ऐसा सोर्स जो कि ह्यूमन से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम वहीं कुछ नेचुरल सोर्स की बात कर लेते हैं। तो नेचुरल सोर्स में मेनली जहाँ भी नेचुरल सोर्स पॉल्यूशन से रिलेटेड आएगा तो आपको यही 3-4 चीज़ें लिखना है वहाँ पे। एक तो वॉल्केनिक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन, सेकंड आपका फॉरेस्ट फायर, एंड थर्ड है डस्ट। तो वॉल्केनिक इरप्शन जब ज्वालामुखी फटता है, जब ज्वालामुखी धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर हाई प्रेशर के वजह से वो जो उसका सरफेस होता है, सरफेस को फाड़ते हुए जब वो ज्वालामुखी बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। तो इरप्शन रिलीज गैस, जो अब इस जो इरप्शन होता है उसमें गैस रिलीज होता है, एंड पार्टिकल इनटू द एटमॉस्फेयर, एंड डस्ट पार्टिकल्स, हार्मफुल पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। तो हो गया ना सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। फॉरेस्ट फायर, जब जंगल जलता है, आप लोगों ने सुना होगा कि अमेजन जंगल में आग लगे, तो बड़े बड़े जंगल में महीनों महीनों तक आग लगे हुए रहते हैं। तो आग लग रहा है यानी कि धुआं जनरेट होगा, हार्मफुल गैस जनरेट होगा, पर्टिकुलेट मैटर जनरेट होगा, तो वो भी एक सोर्स हो जाता है। तो प्रोड्यूस हार्मफुल गैस एंड पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। एंड थर्ड वन इज इन नेचुरल सोर्स डस्ट, जैसे कि हवा चलता है, तो हवा चलता है, आप लोगों ने देखा होगा हवा चलता है तो साथ में वो डस्ट को उड़ाते हुए चलता है एक जगह से दूसरी जगह। स्टॉर्म्स हो गया, एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी कैन इंक्रीज डस्ट लेवल। तो ये सब आपका कुछ नेचुरल सोर्स है। तो आपको सोर्स क्लियर, सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। देखिए मैं इमेज में भी दिखा देता हूँ, चूल्हा हो गया, टोबाकू से तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, डस्ट सफाई करते हैं तो मॉस्किटो जो किलिंग इक्विपमेंट आते हैं उससे भी होता है। वॉल या फिर फर्नीचर को जब पेंट करते हैं ना, तो पेंट करने से भी VOC जनरेट होता है, वोल्टेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगरबत्ती जलाते हैं तो वहाँ से भी धुआं निकलता है। जब हम बर्निंग करते हैं आउटडोर एयर, व्हीकल का एग्जॉस्ट, तो ये सब भी कुछ सोर्स है, ठीक है। वहीं अगर ये सारा था आपका आउटडोर, इसमें इंडोर भी है, तो सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन था। अगर वहीं अगर स्पेशली फोकस्ड इंडोर की बात करें तो इंडोर में आपका जो घर में सफाई करते हैं तो डस्ट हो गया, सिगरेट स्मोक करने से होता है, केमिकल जो क्लिनिकली यूज़ करते हैं, मोल्ड, ये सब चीज़ों से आपका इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स है ये बेसिकली, ठीक है। तो अब आप जान चुके हैं कि एयर पॉल्यूशन कहते किसे हैं, उसका सोर्स क्या क्या। अब हम जानते हैं कि इसके इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट हुआ, तो हम इसे 1 बाय 1 समझेंगे कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या होगा, इन्वायरमेंट पे क्या होगा, एंड क्लाइमेट चेंज पे क्या होगा, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ पे सबसे पहले बात करते हो। ह्यूमन हेल्थ में सबसे पहले आपका जो रेस्पिरेटरी, बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है, जो आपका बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सांस लेने से रिलेटेड जो सिस्टम है आपके अंदर, उसमें बीमारी हो सकता है, क्योंकि ये जो एयर पॉल्यूशन है वो आपके नोज के थ्रू सीधा लंग में जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम, जैसे कि आपको अस्थमा हो सकता है, बोरोनियोटिस हो सकता है, लंग कैंसर तक हो सकता है। जो आपका इसमें जो एयर पॉल्यूशन है उसमें आपका PB हो गया, यानी कि लीड एंड पर्टिकुलेट मैटर, ये सीधे आपका लंग पे अटैक करता है, लंग पे जाकर के एक लेयर फॉर्म करता है, एंड देन वो लॉन्ग टर्म में लंग कैंसर भी हो सकता है। तो ये हो गया पहला इफेक्ट हेल्थ में, ठीक है। आपका आंखों में जलन हो सकता है, नोज में, थ्रोट्स में प्रॉब्लम, इरिटेशन फील हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, ठीक है, जिसकी वजह से आपका हाई बीपी आपके बॉडी के अंदर BP हाई हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक्स हो सकता है। तो ये सब कुछ बीमारी आपको एयर पॉल्यूशन से हो सकता है। नेक्स्ट आपका रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, अगर आप लंबे टाइम तक एयर पॉल्यूशन के कांटेक्ट में रहते हैं तो आपकी लाइफ जो स्पैन है, मतलब जैसे आप 80 साल के जीने वाले हैं तो आप 80 साल से पहले ही आपकी डेथ हो जाएगी, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसीज को भी ये कम कर देता है। वहीं अगर इंडोर एयर पॉल्यूशन की बात करें तो मेजर कॉज ऑफ चिल्ड्रेन मोर्टेलिटी डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को वो खराब कर देता है। तो ये कुछ आपका
और भी इसके अलावा भी इफेक्ट होते हैं, जैसे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। आप ये सब मेन चीज़ें, तो मैं आपको मेन चीज़ें बताता चल रहा हूँ। तो ये आपका ह्यूमन हेल्थ पे हो गया। सेकंड आपका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होगा एयर पोल्यूशन का। तो सबसे मेन आपका एसिड रेन, ये सबसे हार्मफुल कह सकते हैं इसको। एसिड रेन तब होता है जब आपका बारिश, जो बादल है, बादल एक जगह इकट्ठा होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, बनने के बाद वो जब बारिश के फॉर्म ले लेता है तो वो धरती की ओर गिरने लगता है। तो वो धरती की ओर, जैसे लाइक यहाँ पे बादल है और ये धरती है और इसके बीच में आपका है एटमॉस्फेयर। तो ये बारिश की बूंदें इस एटमॉस्फेयर में टकराती है और एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन यानी कि हार्मफुल गैसेज है। तो ये हार्मफुल गैस और वाटर ड्रॉपलेट मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद वो जो क्लीन वाटर था, अच्छा साफ सुथरा पानी था, वो एक हार्मफुल वाटर बन जाता है। एंड देन वो जब धरती पे गिरता है तो वो दैट इज कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है, वो पानी एसिडिक हो जाता है। तो ये होता है एसिडिक रेन। ये मेनली आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होता है। अगर एसिड रेन धरती पे गिरता है तो आपका जो क्रॉप्स है वो डैमेज होगा। सॉइल जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी रेट कमेगी, यानी कि उसकी उर्वरकता कमेगी। ठीक है, एंड बिल्डिंग जो मोनूमेंट्स हैं उसकी भी क्वालिटी कमेगी। ठीक है, ये होगा आपका एसिड रेन की वजह से। नेक्स्ट आपका स्मोक फॉर्मेशन। तो स्मोक, धुआं बनेगा। एयर पॉल्यूशन की वजह से धुआं बनता है। आप लोगों ने देखा है कि जब कोई फेस्टिवल आता है जिसमें बहुत सारे पटाखे छोड़े जाते हैं, उसके नेक्स्ट दिन बहुत धुआं हो जाता है। ठीक है, स्मोक फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, एक्सीडेंट बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डैमेज टू फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन। मैंने आपको बताया किसी वजह से क्रॉप डैमेज होता है ड्यू टू एसिड रेन, तो फॉरेस्ट भी डैमेज होगा, वेजिटेशन भी डैमेज होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर के बारे में आप जानते होंगे, ओजोन जिसे O3 से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन O2 + O मिलकर के ओजोन बनता है। ये एक काइंड ऑफ लेयर है हमारे अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर में एक लेयर बना हुआ है, ओजोन लेयर, जो कि सन से आने वाले हार्मफुल रेज को, जैसे कि UV रेज से हमें, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। तो वो डिप्लीशन होने लगेगा ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, जिसकी वजह से अगर डिप्लीशन हो गया तो ये हमारे अर्थ पे UV रेज ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी हो सकती है, स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो ये था कुछ मेजर इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा, जैसे CO2, CH4, N2O की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा। एंड ग्लोबल वार्मिंग मेनली ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं ना, ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में जो हीट है उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, एंड ट्रैप करने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। एंड अगर एक बार ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज कर गया, यानी कि टेम्परेचर अर्थ का बढ़ गया, आप लोगों ने देखा होगा अभी कितना स्पीड से गर्मी बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग इन द सेंस ऑफ बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ग्लेशियर है वो मेल्ट करने लगेगा। ठीक है, जो बर्फ है वो मेल्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट करेगा तो सी लेवल बढ़ जाएगा। सी लेवल बढ़ेगा तो फिर सुनामी आ सकता है, ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, फ्लड आ सकता है, बाढ़ आ सकता है। तो ये कुछ इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है, इफेक्ट क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एयर पॉल्यूशन का। तुम अगर एयर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा तो बीमारी बढ़ेगी, तो हाई हेल्थ कॉस्ट ड्यू टू डिजीज, बीमारी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। बिल्डिंग डैमेज होने लगेगा, जैसे ताजमहल बाई एसिड रेन की वजह से मार्बल कैंसर, एक टर्म होता है, मार्बल कैंसर हो रहा है। ताजमहल मार्बल से बना हुआ है, संगमरमर से, तो मार्बल कैंसर होता है, इसकी वजह से ताजमहल की खूबसूरती कमती जा रही है। लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, मैंने आपको बताया इसकी वजह से क्रॉप डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी कमेगी। लॉस ऑफ वर्किंग आवर ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से लोग अपने क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी वर्किंग आवर कम जाएगी। ये था आपका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। अदर कुछ और इफेक्ट की बात करें तो रिड्यूस ऑफ विजिबिलिटी, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट, विजिबिलिटी कमेगी तो ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट बढ़ेगा। ठीक है, हार्म टू एनिमल एंड बर्ड्स को भी हार्मफुल होता है टॉक्सिक गैस की वजह से। ठीक है, कोरिजन ऑफ मेटल एंड मटेरियल में कोरिजन लग सकता है। तो ये था कुछ इफेक्ट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपोजिट ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो हम देख पाते हैं, जो एक धरती और सन के बीच में जो एक लेयर है, एक एरिया है, एक वॉल्यूम है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर बेसिकली हार्मफुल गैस एंड एयर से ही मिलकर बना हुआ है। तो उसमें कौन कौन से कंपोजिट अवेलेबल होते हैं, उनकी रेशियो क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम उस पर बात करते हैं। तो मैं आपको इसे दो टर्म में समझाऊंगा। एक बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें कौन कौन से परमानेंट गैस है, एंड सेकंड में है इसमें कौन कौन से वेरिएबल कंपाउंड है। तो मेन आपका परमानेंट गैस है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा
क्योंकि ये सारा लगभग कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, मतलब कि ये इसमें बहुत ज़्यादा रेशियो में इसके चेंजेस नहीं होती है। तो जो इसके अंदर जो सबसे जो यहाँ पे मैं गैस मेंशन किया, जो इसमें कितनी वॉल्यूम है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहला जो एटमॉस्फेयर में गैस आएगा वो होता है नाइट्रोजन, ठीक है, दैट इज N2 से डिनोट करता है। तो इसकी जो रेशियो है अप्रॉक्स 78.08% है, जो कि आपका प्लांट ग्रो एंड प्रोटीन फॉर्मेशन एंड सॉइल फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड आपका ऑक्सीजन, जिसे हम O2 से डिनोट करते हैं। आपको पता है कि लोग इसे नॉर्मली 21% भी बोलते हैं, तो आप 21% भी लिख सकते हैं। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 20.95, अब हो गई है, ठीक है। रिस्पिरेशन वही सांस लेने का और कंबसन, आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सेकंड है आपका आर्गन, ये आपका रेशियो वाइज भी मैं मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप इसे एक सीरीज में याद कर सकें। तो नेक्स्ट आपका आर्गन, आर्गन की जो रेशियो है अप्रॉक्स 1%, यानी कि एग्जैक्ट जो है 0.93% है, जो कि आपको इनर्ट गैस की तरह काम करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, जो कि 0.4% है और ये समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ये फोटोसिंथेसिस यानी कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी इसकी रोल होती है। अदर गैस जैसे कि निकल हो गया, हीलियम हो गया, CH4, कार्बन हो गया, H2 हो गया, ये आपका बहुत छोटे छोटे अमाउंट में है, जो कि मिनरल क्लाइमेट इफेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस इमेज में, इस तरह की इमेज आप अगर एग्जाम बनाएंगे तो अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% एंड आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैस, तो इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको सेकंड बताया था कि हम वेरिएबल कंपाउंड के बारे में भी बात करेंगे, जो कि कांस्टेंट नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट में डिपेंड करता है प्लेस और टाइम पे और प्लेस पे ये चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे कि वाटर वेपर, जैसे रेगिस्तान एरिया में तो वाटर वेपर की रेशियो कम हो गई, लेकिन वहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे वाटर वेपर की रेशियो ज़्यादा होगी, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 0 to 4% के अप्रॉक्स है। इंपॉर्टेंट फॉर वेदर के लिए, रेनफॉल के लिए एंड हीट बैलेंस करने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हीट बैलेंस का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कहीं पर गर्मी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो जाए, इस हीट को बैलेंस करने के लिए वाटर वेपर की इंपॉर्टेंस पड़ती है। नेक्स्ट आपका ओजोन के बारे में आपको बताऊँ कि ये एब्जॉर्व करता है हार्मफुल UV रेज, जो कि सन से आता है। तो ये भी चीज़ वेरी करता रहता है। आप लोगों ने सुना होगा कि रिवर में कहीं पे एक मैंने सुना था कि वहाँ पे ओजोन लेयर में होल हो गया है। नेक्स्ट आपका डस्ट एंड स्मोक एंड पॉल्यूटेंट्स, ये भी चीज़ें आपका टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है, जो कि इफेक्ट करता है एयर क्वालिटी को, विजिबिलिटी को एंड कॉज एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये था कुछ आपका कंपोजिट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमने जिसकी कंपोजिट के बारे में पढ़ा, उसकी क्या क्या स्ट्रक्चर है, यानी कि कौन कौन से लेयर्स है, लेयर्स में हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, तो उस पर अब हम बात करेंगे। एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, लेयर भी कह सकते हैं, बेस्ड ऑन हाइट, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फेयर है, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर आपका मेजोस्फेयर है, फिर ट्रोपोस्फेयर है, एंड लास्ट में आपका एक्सोस्फेयर आता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका टेक्निकल टर्म्स बताते हुए चलता हूँ, फिर इमेज में आपको समझा दूंगा। सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, इसकी हाइट होती है 0 से लेकर के 12 किलोमीटर तक एवरेजली, यानी कि इस इमेज में देखें तो यहाँ 0 से लेकर के ये अप्रॉक्स 12 किलोमीटर तक फ्रॉम एयर, ये आपका ट्रोपोस्फेयर होता है, ठीक है। तो ये कंटेन करता है 75% ऑफ टोटल एयर मास, का 75% तक ट्रोपोस्फेयर ही कंटेन करता है। वेदर फिनोमिना यही होता है, जैसे कि बारिश हो गया, स्टॉर्म हो गया, स्नो हो गया, क्लाउड हो गया, ये सारा कुछ ट्रोपोस्फेयर में ही बनता है, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद द हाइट, अगर 1 किलोमीटर की हाइट अगर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कमेगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये टेक्निकल टर्म है, ठीक है। 1 किलोमीटर हाइट बढ़ने पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर कमेगी, ठीक है। और इसकी जो अपर जो बाउंड्री होती है, जहाँ से डिवाइड होता है ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। इमेज में मैं आपको बता देता हूँ फ्रॉम यहाँ पे, ये देखिए, ये आपका ट्रोपोपॉज है, ये बाउंड्री है, ये डिवाइड करता है आपका ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर को, ठीक है। चीज़ें ध्यान रखिए, ये 3-4 चीज़ें मैं आपको सब लेयर्स में बताऊंगा, आपको याद रखना है। तो ये आपका ट्रोपोस्फेयर पहला हो गया। सेकेंड आपका स्ट्रेटोस्फेयर, जिसकी हाइट होती है ट्रोपोस्फेयर से ऊपर आपका शुरू हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि 12 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक, फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से यहाँ तक का आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, 12 से 50 किलोमीटर। ये आपका, इसी में आपका ओजोन लेयर होता है, जो कि अप्रॉक्स 20 से 30 किलोमीटर के बीच में आपका ओजोन लेयर होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और कितना होगा, पर किलोमीटर 6.5 डिग्री टेम्परेचर में चेंजेस होते रहे ड्यू टू ओजोन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जेट जो प्लेन्स होते हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो यूजुअली इसी में फ्लाई करता है। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, जो निचला स्ट्रेटोस्फेयर है, फ्रॉम
लगभग इस जोन में आपका वो फ्लाई करता है। तो बेसिकली आप याद रखिएगा कि ट्रोपोस्फेयर में आपका वेदर फिनोमिना होता है एंड स्ट्रेटोस्फेयर में जेट प्लेन्स फ्लाई करते हैं। थर्ड है आपका इस और इसके बीच में जो लेयर होगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। थर्ड है आपका मेसोस्फेयर, इसकी जो हाइट होती है 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है। ये आपका कोल्डेस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में सबसे कोल्डेस्ट लेयर इसे बोला जाता है, ठीक है। मेट्रोस बर्न्स अप हेयर बिफोर रीचिंग अर्थ, ठीक है। अपर बाउंड्री जो होता है इसको बोलते हैं मेसोपॉज। मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ, दैट इज दिस इज मेसोपॉज और इसकी जो डिस्टेंस है वो, ठीक है, मेसोपॉज हो गया। नेक्स्ट आपका थर्मोस्फेयर या इसे हम आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर। इसकी हाइट जो होती है 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। इमेज में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ 80 से लेकर के 400 तक अप्रोक्स, यहाँ तक आप यहाँ से समझिए कि ये 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पे आपका टेम्परेचर राइज करता है रैपिडली, बहुत स्पीड से टेम्परेचर राइज करता है, जो कि लगभग 1000 डिग्री टेम्परेचर तक ये पहुँच जाता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। कंटेन चार्ज पार्टिकल जैसे आयंस हो गया, रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। ये जो लेयर होता है तो ये आपका कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड फिनोमेना होता है वो आपका थर्मोस्फेयर में ही होता है, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल लाइट होता है, जैसे नेचुरल लाइट हो गया, एरोर बॉर्लिस हो गया, ये सब चीज़ें यहीं पे जनरेट होता है। लास्ट है आपका एग्जॉस्फेयर, ये आपका सबसे लास्ट लेयर होता है। 400 से ऊपर की जो लेयर होती है, 400 किलोमीटर से ऊपर की लेयर, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्फेयर, ठीक है। तो इसकी हाइट होती है एबव 400 किलोमीटर टू 1600 किलोमीटर एंड उससे भी ऊपर, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर मर्ज इनटू द आउटर स्पेस, जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होता है वो आउटर स्पेस में मर्ज हो जाती है। वेरी थिन गैस इसमें प्रेजेंट होता है, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। हल्का गैस जो होता है हाइड्रोजन हीलियम इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये आपका 5 लेयर था। इस इमेज से आप इसको एक बार एनालाइज करके आप समझेंगे, चूँकि यहाँ पे हमें कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप इस इमेज को एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक। तो हम लोगों ने जो लेयर था हमारे स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का उसे कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे भी मैं एक इमेज बता दिया हूँ, इस इमेज को भी आप एनालाइज कर सकते हैं, और जब भी एग्जाम में अगर आए तो इमेज ज़रूर बनाइएगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के हमने जो कंपोनेंट पढ़ा एंड उसके जो लेयर पढ़ा उसके क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये बेसिकली प्रोवाइड गैस फॉर सर्वाइवल। यही एटमॉस्फेयर ही है जो कि आपको सर्वाइवल के लिए, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए गैस प्रोवाइड करता है। आपने देखा है कि उसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे लाइफ सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यही है जो अर्थ की हीट बैलेंस को मेंटेन करता है। कैसे करता है मैं आपको पहले बताया, ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू एटमॉस्फेयर ही मेंटेन करता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल यूवी एंड कॉस्मिक रेज और हार्मफुल यूवी रेज से कौन प्रोटेक्ट करता है, आपका ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर भी आपका एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है। प्ले रोल इन रेनफॉल, बारिश हो गया, वेदर चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीज़ में भी इसी का रोल होता है। हेल्प इन कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होता है। मैंने आपको बताया कि ये जो लेयर आपका दिस वन थर्मोस्फेयर या फिर आयनोस्फेयर जिसे बोलते हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है, जिसके रेडियो वेव इसी में जाकर के रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, आयनोस्फेयर में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का क्या ग्लोबली इंपैक्ट है, तो इसमें कुछ ग्लोबल इंपैक्ट है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, एसिड रेन हो गया, और भी है। तो क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो ग्रीन हाउस गैस जैसे कि CO2 हो गया, CH4 हो गया, N2O, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोलते हैं, तो ये सब क्या करता है, बेसिकली जो एटमॉस्फेयर में हीट है ना, तो उसको ये गैस अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने से क्या होगा, ये सारे ग्रीन हाउस गैस है, तो ट्रैप करने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग, अगर हमारे धरती की हीट बढ़ती है इसका मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। अगर गर्मी बढ़ रही है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और गर्मी किस वजह से बढ़ती है, ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेगा, ट्रैप करेगा तो जाहिर सी बात है कि गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग इन राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, जिसकी वजह से ग्लोबली वर्ल्ड वाइड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर अगर बढ़ा तो ग्लेशियर, जो आपका बर्फ है, ग्लेशियर है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और अगर मेल्ट होगा तो आपका सी लेवल बढ़ जाएगा। सी लेवल की जो पानी है वो बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से फ्लड आएगा, सुनामी आएगा, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इंक्रीज फ्रिक्वेंटली एक्सट्रीम इवेंट जैसे कि साइक्लोन हो गया, फ्लड एंड ये सब चीज़ें होगी आपका ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। तो ये आपका पहला क्लियर है। दूसरा आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हेलोन्स हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब इमिट करता है आपका ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है कि ओजोन जो लेयर है
ये लेयर कमज़ोर होता जा रहा है, या फिर कहीं पे इसमें होल हो जाएगा तो सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज है वो धरती पे पहुंचने लगेगा। तो लीड थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर को ये पतला कर देता है। मोर यूवी रेडिएशन रीच टू द अर्थ, जिसकी वजह से आपको स्किन कैंसर, ठीक है, रिड्यूस इम्यूनिटी एंड क्रॉप डैमेज तक की बीमारी हो सकती है। तो ये था आपका सेकेंड। थर्ड आपका एसिड रेन। एसिड रेन में आपको बताऊं कि जब बारिश की बूंदें गिरने लगती है और एटमॉस्फेयर में आती है, एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैस प्रेजेंट है, उसकी वजह से मिक्सअप होकर के वो गैस और जो पानी है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो एसिडिक हो जाता है। जैसे कि SO2 एंड NOx की वजह से वाटर से जब ये कंबाइन होता है तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है, जो कि एक एसिड है। तो ये जब हमारे अर्थ पे आएगा तो क्या होगा, तो ये फॉरेस्ट को डैमेज करेगा, जंगल को डैमेज करेगा, सॉइल को डैमेज करेगा एंड क्रॉप्स को डैमेज करेगा। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी रेट को कम रिड्यूस कर देगी। साथ में आपका जो मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स है, जैसे कि ताजमहल हो गया, यूरोपियन जो बिल्डिंग्स है, तो उसमें आपको उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस कर देती है। ठीक है, एसिडिफिक लेक जो झील है, रिवर है, वो सब में भी वो बारिश की बूंदें जाएगी जो कि एसिडिक है, तो वो उस लेक झील को भी एसिडिक कर देगा, जिसकी वजह से आपका जलीय जीव को भी नुकसान होगा, जलीय जीव मरने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रांसबाउंड्री पॉल्यूशन। जो आपका एयर पॉल्यूशन है ना, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर इंडिया में एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो ये आपका पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश या फिर चाइना में नहीं जाएगा, ऐसी कोई नहीं। या फिर अगर चाइना में एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो इसका कोई बाउंड्री नहीं है जो कि इंडिया में नहीं आएगा, नेपाल में नहीं आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है। एयर पोल्यूशन डज नॉट स्टे वन प्लेस, एक जगह पे एयर पोल्यूशन नहीं रहता है, ट्रैवल करता रहता है क्रॉस बॉर्डर, इसकी कोई बॉर्डर नहीं है। जैसे कि स्मोक इन वन कंट्री अफेक्ट उसके आसपास के कंट्री को इफेक्ट कर देता है, जो कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। ठीक है, एशिया ब्राउन क्लाउड जो हुआ था, इसकी वजह से हैजस पॉल्यूटेंट ओवर द साउथ एशिया अफेक्टिंग क्लाइमेट ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली ये इफेक्ट किया था। नेक्स्ट आपका ग्लोबल हेल्थ बर्डन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टिमेट करता है मिलियन ऑफ प्री मेच्योर डेथ ईयरली, एक साल में प्री मेच्योर डेथ यानी कि वक्त टाइम से पहले अगर डेथ हो जाती है बहुत मिलियन की संख्या में, ड्यू टू एसिड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, आपका इंक्रीज वर्ल्ड वाइड, ये सब बीमारी वर्ल्ड वाइड इंक्रीज बढ़ती जा रही है। डेवलपिंग कंट्री फेस डबल बर्डन, इंडोर एंड आउटडोर पॉल्यूशन। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री, तो इसमें इंडोर पॉल्यूशन भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है और आउटडोर पॉल्यूशन भी प्रॉब्लम दे रहा है, तो दोनों आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट आपका इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो पॉल्यूटेंट्स डैमेज इकोसिस्टम, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, वेटलैंड हो गया। वेटलैंड एक जगह होता है जहाँ पे आपको पानी, जस्ट लाइक ये ज़मीन, तो उसमें बहुत सारे पानी होते हैं और उसमें जो घास होते हैं, जो आपका क्रॉप्स होता है, वो उस पानी को सोख के रखता है। ठीक है, तो ये सब आपका डैमेज हो रहा है ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन ड्यू टू CO2 एंड जिसकी वजह से आपका मरीन लाइफ जो जलीय जीव है वो उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ पॉल्यूशन से 20 हो गया ड्यू टू पेस्टिसाइड एंड एयर टॉक्सिक, जो खाद डालते इसकी वजह से आपका बायोडाइवर्सिटी में भी नुकसान हो रहा है। इकोनॉमिकल लॉस की बात करें तो रिड्यूस क्रॉप्स यील्डिंग, ठीक है, हाई ह्यूज हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, डैमेज टू कल्चरल एंड हेरिटेज साइट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका कुछ इकोनॉमिकल लॉस है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में। हमने एयर पोल्यूशन के बारे में जान लिया कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। अब एयर पोल्यूशन जो है वो किसके वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। तो मैं आपको आसान सी भाषा में पहले बता देता हूँ कि जिसके वजह से एयर पॉल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। ध्यान रखिएगा, एयर पॉल्यूशन डिफरेंट है देन एयर पॉल्यूटेंट्स डिफरेंट है। एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो एयर पॉल्यूटेंट आर सब्सटेंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन कंसंट्रेशन हाई इनफ टू कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, प्रोस्पेरिटी एंड इन्वायरमेंट। कह रहा है कि एयर पॉल्यूटेंट्स कंटामिनेंट होता है, जो कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये आपको इफेक्ट करेगा, हार्मफुल इफेक्ट करेगा ह्यूमन पे, एनिमल पे एंड प्लांट पे, प्रॉपर्टी, एनवायरनमेंट, और यही तो एयर पॉल्यूशन भी करता है ना। तो बेसिकली ये एक कंटामिनेंट होता है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, दे मे बी नेचुरल, ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल की बात करें जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर एंड डस्ट। वहीं अगर मैन मेड की बात करें तो इंडस्ट्री हो गया, व्हीकल हो गया, एग्रीकल्चर, ये सबसे जनरेट होता है एयर पॉल्यूटेंट। जैसे कि एयर पॉल्यूटेंट में SO2 हो गया, O3 एयर पॉल्यूटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, HF हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड,
NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, H2O, NO2, ये सारा एयर पॉल्यूटेंट्स है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं? जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला होता है आपका पार्टिकुलेट मैटर, जिसे PM बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि पार्टिकुलेट मैटर के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये पार्टिकुलेट मैटर बेसिकली छोटे छोटे टीनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो टीनी पार्टिकल्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर इंक्लूडिंग PM2.5 एंड PM10 दैट कैन बी इनहेल्ड इनटू द लंग एंड कॉज रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो कि पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं। दो तरह के होते हैं, ये PM2.5 एंड PM10, यानी कि जिसकी डायमेंशन 2.5 माइक्रोन मीटर से छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड PM2.5, एंड जिसकी डायमेंशन PM10 से छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड PM10, जो आपकी बॉडी में थ्रू द नोज के थ्रू इंटर करता है, जो कि आपका लंग में सीधा जाता है, जिसकी वजह से आपका रिस्पिरेटरी इशू हो सकता है। तो ये आपका पहला हो गया पार्टिकुलेट मैटर। सेकेंड आपका ग्राउंड लेवल ओजोन, जिसे हम O3 बोलते हैं, ओजोन इन शॉर्ट में ओजोन बोलते हैं। तो ये आपका एक हार्मफुल गैस होता है जो कि फॉर्म होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से ये फॉर्म होता है, साथ में आपका वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से भी ये बनता है। जब ये दोनों चीज़ सनलाइट से रिएक्ट करता है तो ओजोन फॉर्म होता है। तो ये भी काइंड ऑफ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस, एक जहरीला गैस है फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट ये जनरेट होता है। अदर कंबशन प्रोसेस, जब भी कंबशन प्रोसेस करते हैं तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है, जो कि रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी टू द बॉडी। जो आप सांस लेते हैं तो जिस स्पीड से आप नॉर्मल एटमॉस्फेयर में सांस ले रहे हैं, तो अगर उस एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की रेशियो ज़्यादा होगी तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये भी आपका एयर पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 जिसे बोलते हैं, अ गैस फ्रॉम फ्यूल कंबशन दैट कंट्रीब्यूट टू ग्राउंड लेवल ओजोन एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट आपका सल्फर डाइऑक्साइड, तो गैस रिलीज फ्रॉम बर्निंग फोसाइल फ्यूल। जब हम फोसाइल फ्यूल को बर्न करते हैं तो वहाँ से जो गैस रिलीज होता है उसमें SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। स्पेशली कोयला दैट कंट्रीब्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, जो कि आपका रेस्पिरेटरी इलनेस में कंट्रीब्यूशन होता है, एंड एसिड रेन में भी इसका हाथ होता है। नेक्स्ट आपका PB, ये बहुत हार्मफुल माना जाता है, टॉक्सिक मेटल होता है दैट कैन हार्म योर नर्वस सिस्टम। ये सीधा आपका नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा, पर्टिकुलरली खास करके बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स है। इस इमेज में देखा आ सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर हो गया, O3 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसकी क्लासिफिकेशन पे बात करें। तो हम लोगों ने बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में जान लिया कि कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब हम एयर पॉल्यूटेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन कैसे, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसके ओरिजिन के बेसिस पे हम इसे क्लासीफाई करते हैं। ओके, तो इसमें जो पहला आता है आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड दूसरा होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं? तो मैं आपको आसान सी भाषा में बता देता हूँ कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट उस पॉल्यूटेंट को बोलते हैं जो डायरेक्टली अपने सोर्स से इमिट करके एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट उसे बोलते हैं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के हेल्प से फॉर्म होता है, बनता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, कुछ टेक्निकल टर्म के बारे में जान लेते हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट इमिट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स से डायरेक्ट इमिट करके एटमॉस्फेयर में जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट। बहुत आसान से डिफिनेशन मैं आपको दिया हूँ, इसे आप अपने वर्ड देकर को और बड़ा भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि इनकम्प्लीट कंबशन से जनरेट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि जब हम कोयला को बर्न करते हैं तो जनरेट होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि NO या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, पार्टिकुलेट मेटल्स हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क से ये सब चीज़ें जनरेट होती है। तो ये सारा आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट, और ये सब के बारे में आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो डायरेक्ट सोर्स से इमिट करके एटमॉस्फेयर में जा रहा है। वहीं अगर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करें तो ये फॉर्म करता है, फॉर्म इन एटमॉस्फेयर में ये बनता है बाई केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट के हेल्प से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनता है। ध्यान रखिएगा ये चीज़। एग्जाम्पल की बात करें जैसे ओजोन हो गया जो कि ट्रोपोस्फेयर में बनता है। ठीक है, पैन हो गया, स्मोक हो गया, फोटोकेमिकल्स हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये सब चीज़ें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्लियर आपका। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स के बेसिस पे भी से क्लासीफाई किया जाता है, जैसे नेचुरल सोर्स हो गया, मैनमेड सोर्स हो गया। नेचुरल सोर्स में आपका वॉल्केनोस हो गया, जैसे SO2 इससे रिलीज होता है और एस इससे रिलीज होता है वॉल्केनिक इरप्शन से। फॉरेस्ट फायर, जंगल जलता है तो वहाँ से CO2 एंड स्मोक रिलीज होता है। डस्ट स्टॉर्म्स जो होता है वहाँ से आपका PM पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है। वही अगर ओशियन स्प्रे से साल्ट,
एरोसोल्स, ये सब चीज़ें रिलीज होता है। ये आपका नेचुरल सोर्स हो गया। वहीं अगर मैन मेड सोर्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल व्हीकल, थर्मल पावर प्लांट, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्क से आपका पॉल्यूटेंट्स जनरेट होता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इफेक्ट, इफेक्ट के बेसिस पे भी इसे क्लासिफाई किया जाता है। जैसे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट हो गया, ग्रीन हाउस गैस हो गया, स्मोक फॉर्मेशन पॉल्यूटेंट, एसिडिक रेन कॉज पॉल्यूटेंट्स, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। जैसे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स पे हार्मफुल टू ह्यूमन एंड एनिमल, दोनों ह्यूमन एंड एनिमल के लिए हार्मफुल होता है। कौन कौन सा होता है इसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, PB, HG। ग्रीन हाउस गैस में ट्रैप, ग्रीन हाउस के बारे में आपको बताऊं कि जो गैस होते हैं जैसे CO2, CH4, N2O, CFC, ओजोन, ये सब हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। स्मोक फॉर्मेशन की बात करें तो NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड ओजोन, जिसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। एसिड रेन भी मैं आपको बता चुका हूँ, SO2 और NOx की वजह से होता है, जो कि पॉल्यूटेंट्स है। ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, ओजोन जिस सब्सटेंस डिप्लीशन होता है दैट इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, जैसे कि CFC हो गया, हेलोन हो गया, कार्बन ट्रेसेस। तो ये सब चीज़ें आपका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन इफेक्ट। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ मेजर एयर पॉल्यूटेंट। जो मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स मैंने आपको बताया है क्लासिफाई करके भी या फिर बिना क्लासिफिकेशन, तो उसके क्या क्या इफेक्ट है। जैसे सबसे पहले इसमें आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सोर्स है, सोर्स और इफेक्ट दोनों हम इसमें कवर करेंगे। तो इसका सोर्स है आपका इनकम्प्लीट कंबसन, जब कंबसन कंप्लीटली नहीं होता है, इनकम्प्लीट कंबसन होता है पेट्रोल और डीजल या फिर कोयला का, इन शॉर्ट फॉसाइल फ्यूल का, तो वहाँ से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है। और इसकी इफेक्ट की बात करें तो ये आपका बाइंड विथ ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन से ये गैसें जाकर के बाइंडिंग करता है। बाइंडिंग करने की वजह से क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी के अंदर कम जाएगा, जिससे आपको सफोकेशन फील होगा, सर दर्द हो सकता है, डेथ तक हो सकता है अगर हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं तो। सेकेंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसकी सोर्स आपका फोसाइल फ्यूल बर्निंग। जब फोसाइल फ्यूल को बर्न करते हैं तो ये आपका जनरेट होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जनरेट होता है। भाई इसकी इफेक्ट है ग्रीन हाउस गैस बढ़ा देगा, ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से बढ़ेगा और इसकी वजह से आपका क्लाइमेट चेंज होगा। थर्ड है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 जिसे बोलते हैं। इसकी सोर्स आपका बर्निंग ऑफ कोयल, कोयला को जब बर्न करते हैं, पेट्रोलियम को जब बर्न करते हैं, जब स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज की प्रोसेस होती है तो वहाँ से आपका सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट होता है। वहीं इसकी इफेक्ट की बात करें तो मैं आपको पहले भी बताऊं कि SO2 की वजह से मेन होता है आपका एसिड रेन। SO2 के मदद से ही एसिड रेन फॉर्म होता है। इरिटेशन, आंखों में जलन होगा, थ्रोट्स में जलन, इरिटेशन हो सकता है, जो कि आपका एसिड रेन की वजह से क्रॉप्स, पेड़ पौधे डैमेज होंगे, मोनूमेंट्स डैमेज होंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए बस मैं यहाँ पे आपको टर्म्स देता चल रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे NO बोलते हैं या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NO2 बोलते हैं। इसकी सोर्स आपका मोटर व्हीकल हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर खेत में डालते हैं, खाद जो डालते हैं वहाँ से भी ये जनरेट होती है। इसकी वजह से आपका एसिड रेन होगा, स्मोक फॉर्मेशन है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, क्रॉप डैमेज हो सकता है। एसिड रेन की वजह से क्रॉप डैमेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका ओजोन। ठीक है, ओजोन के बारे में मैं आपको बताया हूँ। ओजोन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, काइंड ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, जो कि NOx एंड हाइड्रोकार्बन सनलाइट के प्रेजेंट में होता है तब जाके ये फॉर्म होता है, जिसकी वजह से इसकी इफेक्ट आपकी आंखों में जलन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, डैमेज प्लांट एंड रबर, रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को ये रिड्यूस। तो हम लोगों ने ओजोन तक बात कर लिया था। नेक्स्ट आपका हाइड्रोकार्बन, जिसे HC बोलते हैं। इसकी जो सोर्स है आपका वो है व्हीकल एग्जॉस्ट, जो गाड़ी के एग्जॉस्ट होते हैं उससे ये जनरेट होता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज से भी ये जनरेट होता है। इसकी इफेक्ट आपका कैंसर की बीमारी हो सकता है इससे। कॉन्ट्रीब्यूट टू फोटोकेमिकल स्मोक, इससे फोटोकेमिकल स्मोक भी होता है। नेक्स्ट आपका पर्टिकुलेट मैटर, जिसे PM10 एंड PM2.5 जो पर्टिकुलेट मैटर का टाइप है, इसकी वजह से इसका सोर्स आपका डस्ट, स्मोक, सूट एंड इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल इमिशन, दिस इज द सोर्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर, मेजर सोर्स। इफेक्ट की बात करें तो ये आपका लंग में जाकर के पेनिट्रेट हो जाता है, लंग में एक लेयर फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से आपका अस्थमा हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज, विजिबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट आपका लीड PB, ये हार्मफुल, ये आपका सीधे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। इसकी सोर्स आपका लेडेड पेट्रोल, पेंट एंड बैटरीज, जो बैटरी होता है उससे भी ये जनरेट होता है। ये जो इफेक्ट करता है आपका ब्रेन एंड नर्वस डैमेज, दिमाग को या फिर नर्वस सिस्टम को ये सीधा डैमेज करता है। ठीक है। इफेक्ट ऑन चिल्ड्रेन, IQ लर्निंग एबिलिटी, बच्चों की IQ लेवल रिड्यूस कर देगा, इसकी लर्निंग, याद करने की क्षमता को रिड्यूस कर देगा। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। इसकी जनरेशन सोर्स आपका रेफ्रिजरेशन, AC एंड एरोसल स्प्रे, जो आपका AC और रेफ्रिजरेशन होता है उसमें जो गैस होते हैं जैसे कि R134 हो गया, ये सब गैस की वजह से कंप्रेसर के अंदर में ये चीज़ें जनरेट होती है।
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमें CFC को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा तो ज़्यादा यूवी रे अर्थ पे आएगा, इसकी वजह से स्किन कैंसर एंड अदर बीमारीज हो सकती है। ठीक है, तो इतना क्लियर था। अब हम बात करेंगे इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, इंडोर हमने अभी तक जितना भी बात किया वो मेजरली आउटडोर एयर पोल्यूशन था। ठीक है, मेजरली आउटडोर एयर पोल्यूशन था। अब हम बात करेंगे इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में कि इंडोर एयर पोल्यूशन क्या होता है। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ कि ऐसे एयर पोल्यूशन जो एक क्लोज वॉल्यूम में हो, जैसे कि घर हो गया, क्लोज वॉल्यूम में हो, जिसकी एक जो वॉल्यूम हो लिमिटेड हो, अनलिमिटेड ना हो, उसके अंदर जो एयर पोल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड इंडोर एयर पोल्यूशन। अगर वर्ड से समझने की बात करें तो इंडोर का मतलब होता है क्लोज, घर के अंदर, दरवाजे के अंदर, इनडोर, और एयर पोल्यूशन के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो वो हो गया आपका इंडोर एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो इंडोर एयर पोल्यूशन इज द कंटामिनेंट ऑफ एयर इनसाइड बिल्डिंग बाय हार्मफुल पॉल्यूटेंट। हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स की वजह से जो बिल्डिंग के अंदर कंटामिनेंट जो एयर पोल्यूशन इंक्रीज कर जाता है। अगर दूसरे लैंग्वेज में से समझे, जो इंडोर के अंदर जो एयर क्वालिटी खराब हो जाती है ड्यू टू एनी कंटामिनेंट, दैट इज कॉल्ड इंडोर एयर पोल्यूशन, ऑफ्टन एट हाई कंसंट्रेशन देन आउटडोर एयर। कभी कभी ये आउटडोर एयर से भी ज़्यादा खराब हो जाता है, लीडिंग टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम लाइक रिस्पिरेटरी डिजीज। इसके वजह से भी, इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से भी आपका रिस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है, हार्ट अटैक तक आ सकता है, कैंसर तक हो सकता है। कॉमन सोर्स इंक्लूडिंग कंबसन ऑफ फ्यूल। कॉमन इसका जो सोर्स होता है वो कंबसन फ्यूल को, जब फ्यूल को कंबसन कब करेंगे घर के अंदर, जब खाना बनाएंगे तब। ठीक है, और तंबाकू स्मोक, जब हम सिगरेट को स्मोक करते हैं तब होता है। मोल्ड, रेडॉन, पेस्टिसाइड्स एंड गैस फ्रॉम हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट जब हम क्लीन करते हैं तो केमिकल्स का यूज़ करते हैं। साथ में आपका पेट की वजह से, पेट के बाई प्रोडक्ट से भी ये होता है। एनर्जी एफिशिएंट आर्टेड होम कैन एक्सक्रीट प्रॉब्लम बाय द ट्रैपिंग पोल्यूटेंट्स। तो ये कुछ आपका मेजर सोर्स है। ठीक है, ये देखिए आपका एक इंडोर इमेज है, यहाँ पे इसमें कुकिंग हो रहा है, लकड़ी को जलाया जा रहा है, लकड़ी को जलाने से ये धुआं निकल रहा है। तो ये धुआं नहीं, धुआं है, साथ में ये एयर पॉल्यूशन भी है। और इस घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, अगर इसमें अच्छे से वेंटिलेशन सिस्टम ना हो, इसमें तो आपको विंडो दिख रहा है वेंटिलेशन के लिए, लेकिन अगर किसी घर में अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम ना हो तो ये पूरे घर में ही ये चीज़ घूमते रहेगी, सर्कुलेट होता रहेगा। और सर्कुलेट होने से क्या होगा कि ये सबको इफेक्ट करता रहेगा, सबको बीमार करता रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं कि अगर खराब इंडोर एयर पोल्यूशन है, और होता किसके किसके वजह से, CO2, SO2, NOx यानी कि NO2, पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, VOC, ये सब के वजह से आपको क्या क्या बीमारी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका डस्ट हो गया, डस्ट, खाने पीने की चीज़ों में डस्ट आएगा, हेल्थ खराब हो जाएगा आपका। स्मोक, पार्टिकुलेट मैटर, इसकी वजह से आपका हेडेक हो सकता है, फटीग, नोसिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी इलनेस, ठीक है, सांस लेने से रिलेटेड हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकता है, गैस्ट्रिक इशू हो सकता है, आपका स्किन इरिटेशन भी हो सकता है। तो आपका अगर पुअर इंडोर एयर क्वालिटी रहता है, तो वहीं अगर अच्छा इंडोर क्वालिटी रहता है तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपके घरों में डस्ट नहीं होगा, ठीक है, साफ़ सुथरा रहेगा और कोई बीमारी नहीं होगी आपको। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन का। इंडोर एयर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्स है। तो सबसे पहले आपका कंबसन, घरों में जो कंबसन करते हैं खाना बनाने के लिए, यूज़ ऑफ बायोमास का यूज़ करते हैं, जैसे कि वुड हो गया, कोल हो गया, काउ डंग हो गया, केरोसिन हो गया, सबको हम कुकिंग के लिए, मेनली गांव के घरों में यही चीज़, सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए या हीट के लिए। शहर एरिया में, ठंडे एरिया में हीट के लिए भी ये सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ से जनरेट होता है इंडोर एयर पोल्यूशन। इनकम्प्लीट कंबसन होता है। इनकम्प्लीट कंबसन की वजह से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर्स जनरेट होते हैं। क्लियर है कंबसन सोर्स। नेक्स्ट आपका बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल यानी कि जो घर बनाए आप, इंडोर जो है आपका बिल्डिंग, उसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया। तो कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि आपका एयर पोल्यूशन जनरेट करता है। मैं आपको पहले ही बताया, जैसे कि एस्बेस्टर हो गया, पेंट आप लोगों ने देखा होगा पेंट से कितना गंदा स्मेल आता रहता है। वर्निसेस हो गया, अडेसन रिलीज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड अडेसन जो होता है वो कि VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज करता है। फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम फर्नीचर एंड इंसुलेशन, इंसुलेशन और जो फर्नीचर होता है उससे आपका फॉर्मल्डिहाइड रिलीज होता है। तो ये सब काइंड ऑफ गैस है, हार्मफुल गैस है। तो बिल्डिंग मटेरियल सोर्स समझ में आ गया। थर्ड आपका हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जैसे कि क्लीनिंग एजेंट, क्लीन करने के लिए हम क्लीनर लाते हैं, इसमें केमिकल्स होते हैं। मॉस्कीटो, मच्छर को मारने के लिए जो लाते हैं उसमें भी केमिकल्स है, ठीक है। एयर फ्रेशनर रिलीज, जो रूम फ्रेशनर होता है वो भी VOC को रिलीज करते हैं। सारा मेनली VOC को ही रिलीज करता है।
और आपको पता है कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एक काइंड ऑफ एयर पॉल्यूशन है। ठीक है, इतना क्लियर है। सोर्स ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन, इस इमेज में भी मैं आपको बता देता हूँ, केमिकल फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल काइंड ऑफ सोर्स एक। ठीक है, एनिमल डेंटल एंड हेयर, एनिमल के हेयर हो गया, उसके बाई प्रोडक्ट्स हो गए तो भी एयर पॉल्यूशन ही है। मोल्ड हो गया, बैक्टीरियाज हो गया, केमिकल फ्रॉम पेंट एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आउटडोर एयर पॉल्यूशन, न्यू इलेक्ट्रॉनिक एंड ब्रोकन लाइट, सिगरेट स्मोक हो गया, क्लीनिंग सप्लाई केमिकल, तो ये सब कुछ सोर्स है। आगे अगले सोर्स की बात करते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट, जैसे कि मोल्ड, फंगी, बैक्टीरिया, पेट डंक एंड डस्ट मिट्स, ये सारा बायोलॉजिकल एजेंट है इंडोर एयर पॉल्यूशन का। तंबाकू सोर्स, मेजर सोर्स ऑफ इंडोर, जैसे घर के अंदर PM 2.5 का मेजर सोर्स होता है तंबाकू। बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड का भी मेजर सोर्स है आपका तंबाकू ही। पुअर वेंटिलेशन, अगर कोई घर है और उस घर में बहुत एयर पॉल्यूशन है, उसमें अगर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, वेंटिलेशन सिस्टम मेनली घर के ऊपर एरियाज में लगाते हैं ताकि जो धुआं होता है, जो एयर पॉल्यूशन होता है वो नेचर में गर्म होता है, गर्म होने की वजह से ऊपर उठेगा तो वो ऊपर से ही एग्जिट करने के लिए इसीलिए हम ऊपर में लगाते हैं। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। तो अगर किसी घर में वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है तो उस घर में जनरेट होने वाले एयर पॉल्यूशन उसी घर के अंदर ही रहेगा, रिफ्रेश नहीं हो पाएगा। वेंटिलेशन सिस्टम क्या करता है, मेनली आपको एयर को रिफ्रेश करता रहता है, तो इसकी वजह से पुअर वेंटिलेशन की वजह से भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये चीज़ें भी ध्यान देनी चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे सोर्स ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन के, जिसमें मैंने आपको कंबसन बताया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो गया, फिर मैंने आपको बायोलॉजिकल एजेंट, तंबाकू, स्मोक एंड पुअर वेंटिलेशन के बारे में। इसकी पुअर वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसकी वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंडोर में होता है उसकी रिफ्रेशमेंट होते रहती है। ठीक है, जिसका आपका ह्यूमिडिटी इंक्रीज, पॉल्यूटेंट कंसनट्रेशन, अच्छा उस रूम में फ्रेश एयर रिफ्रेश होता रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेजर इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में, कौन कौन से मेजर इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स है। जैसे मैंने आपको मेजर पार्टिकुलेट मैटर्स, मेजर जो आपका एयर पॉल्यूटेंट्स था उसके बारे में बताया था। तो बेसिकली यहाँ पे दो टर्म है, एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में आप जानते हैं कि एयर पॉल्यूटेंट की वजह से ही एयर पॉल्यूशन फॉर्म होता है। दैट इज वैसे कंटामिनेंट्स, वैसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था, तो बेसिकली एक होल एरिया के बेसिस पे था, तो मैं यहाँ पे आपको वो सारे कंटामिनेंट्स बताऊंगा जो मेजरली इंडोर में होता है, क्योंकि हम यहाँ पे इंडोर का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसे बोलते हैं। ये आपका जनरेट कैसे होता है, इनकम्प्लीट कंबशन, जब हम घर के अंदर कुछ बर्निंग करते हैं, कुछ जलाते हैं, लाइक कुकिंग करते हैं, तो वाइल कुकिंग जब अगर कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, जो भी हम फोसाइल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल लाइक LPG यूज़ कर रहे हैं, CNG यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम कोई भी लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं, केरोसिन का यूज़ कर रहे हैं, तो जब वो कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो वहाँ से जनरेट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो और ये आपका मेजर इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स है। नेक्स्ट आपका पार्टिकुलेट मैटर, जिसे PM 2.5 एंड PM 10 होता है। PM 2.5 उसे बोलते हैं जिसकी जो डायमीटर होती है टीन डस्ट पार्टिकल की, उसकी डायमीटर लेस दैन 2.5 माइक्रोन मीटर होता है, और PM 10 जिसकी डायमीटर लेस दैन 10 माइक्रोन मीटर होता है। तो पार्टिकुलेट मैटर हो गया जो कि जनरेट होता है आपका फ्रॉम बायोमास फ्यूल हो गया, या फिर स्मोक करते हैं। जब हम स्मोक करते हैं तो स्मोक करने के बाद ये जो राख बचता है, ऐश बचता है, तो ऐश एक काइंड ऑफ पार्टिकुलेट मैटर ही है, ध्यान रखिएगा इस चीज़। और ये आपको सांस लेने के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, सांस लेने के दौरान आपके बॉडी में अंदर जाता है, आपको लंग कैंसर तक हो सकता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट आपका फॉर्मल्डिहाइड एक काइंड ऑफ गैस है जो आपका फर्नीचर एंड पेंट से रिलीज होता है, फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट आपका रेडोन गैस, जो कि आपका फ्रॉम नेचुरल सॉइल से रिलीज होता है, बिल्डिंग फाउंडेशन होता है ना, उससे भी रिलीज होता है आपका रेडोन गैस। एस्बेस्टर की बात करें तो ये रूफिंग, जो छत में रूफिंग कराते हैं ना, आर्टिफिशियल रूफिंग जो होता है, तो उससे रिलीज होता है इंसुलेशन सिस्टम अगर घर में लगाते हैं तो वहाँ से भी ये चीज़ें रिलीज होती है। तो ये भी आपका मेजर इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स है। नेक्स्ट आपका VOC, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका स्प्रे एंड क्लीनर से रिलीज होता है। क्लीनर जो घर को क्लीन करने के लिए, शीशा को क्लीन करने के लिए, विंडो को क्लीन करने के लिए, डोर को क्लीन करने के लिए जो हम क्लीनर यूज़ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और उस केमिकल से रिलीज होता है VOC, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड।
स्प्रे, परफ्यूम हो गया, रूम फ्रेशनर से भी आपका VOC रिलीज होता है। तो ये कुछ मेजर इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स है और इसी इंडोर पॉल्यूटेंट्स की वजह से इंडोर एयर पॉल्यूशन फॉर्म होता है। और अगर आपके घर के अंदर में इंडोर एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके बहुत बुरे बुरे इफेक्ट्स हैं। वो इफेक्ट क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इफेक्ट ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन, अगला जो हमारा सब हेडिंग रहने वाला है, इफेक्ट ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन। तो हम इसे हेल्थ पे क्या होता है वो जानेंगे, इन्वायरमेंट में क्या होता है वो जानेंगे। मेनली आपको जो आपको मेजर में आपको बताया था इससे पहले वाले स्लाइड्स में कि एयर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी है। तो चूंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो उसे मैं इस तरह से समझाते रहा हूँ। तो हेल्थ पे क्या होता है, सबसे पहले आपका इंडोर एयर पॉल्यूशन की वजह से आपका रिस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है, सांस लेने से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे कि अस्थमा हो सकता है। ओल्ड एज में बहुत अस्थमा देखा जाता है। अस्थमा से दूर होने के लिए एक अस्थमा किट आता है, उसे लोग साथ में लेकर के चलते हैं। बोरोनोचिट्स हो सकता है, ठीक है। न्यूमोनिया हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है। लंग कैंसर कैसे होगा, पार्टिकुलेट मैटर से पीए में आपका सांस लेने के दौरान आपके बॉडी के अंदर जाएगा और ये जाकर के लंग पर जाकर के एक लेयर फॉर्म करेगा। कुछ टाइम बाद वहाँ पे लंग में एक होल तक क्रिएट कर देगा और अगर होल हो गया तो आपको लंग कैंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेल्थ पे और क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट, न्यूरॉन्स जो ब्रेन से रिलेटेड है, जो नर्वस सिस्टम या ब्रेन से मेनली रिलेटेड है, न्यूरॉन से रिलेटेड होता है न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट। और ये किसकी वजह से होगा, ये लीड की वजह से होगा, जिसे पीबी बोलते हैं। तो पीबी की वजह से आपका न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है। फॉर्मल्डिहाइड की वजह से हो सकता है। फॉर्मल्डिहाइड कहाँ से जनरेट होता है, आपका स्प्रे हो गया, परफ्यूम्स हो गया, क्लीनर से आपका फॉर्मल्डिहाइड जनरेट होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है आपके ह्यूमन हेल्थ पे। WHO के अकॉर्डिंग इंडोर स्मोक इज 4th लार्जेस्ट हेल्थ रिस्क फैक्टर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडोर जो स्मोक है, धुआं है, वो 4th लार्जेस्ट हाईएस्ट हेल्थ रिस्क फैक्टर है डेवलपिंग कंट्रीज में। इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्रीज ही है, तो इंडिया के लिए भी इंडोर एयर पोल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं कि इन्वायरमेंट पे इंडोर एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा। इन्वायरमेंट पे जाहिर सी बात है कुछ कम हुआ, क्योंकि ये क्लोज चैम्बर में है ना, तो मेनली इस क्लोज चैम्बर में जितने लोग रह रहे हैं मेनली ये उन्हीं को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये मतलब जस्ट अ कॉन्सेप्ट है कि उन्हीं को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। आउटडोर से इसकी कनेक्टिविटी कम है। वहीं अगर बात करें कि इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इंडोर पॉल्यूटेंट्स ऑल्सो स्कोप आउटडोर। आउटडोर एयर पॉल्यूशन को इंडोर एयर पॉल्यूशन काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, स्कोप करता है। एडिंग टू अर्बन एयर पॉल्यूशन, जो कि शहरी एयर पॉल्यूशन में इंक्रीज करेगा। जाहिर सी बात है कि रूम से वेंटिलेशन के थ्रू ये जो चीज़ें बाहर निकलेगी तो कहीं ना कहीं ये तो जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा। एटमॉस्फेयर में आउटडोर एयर पॉल्यूशन है तो उसकी कंसंट्रेशन को ये बढ़ा देगा, लेकिन डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। वो थ्रू द वेंटिलेशन जब वो क्लोज चैम्बर से बाहर निकलेगा तभी जा करके इसकी कोई इम्पैक्ट है। तो यही हो गया आपका इफेक्ट ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन। हेल्थ पे मैंने आपको बता दिया है, इन्वायरमेंट पे बता दिया। अब कुछ बताता हूँ मैं आपको इंडोर एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड डाटा, इंडिया के कॉन्सेप्ट में डाटा मैं आपको बता देता हूँ, कुछ फैक्ट्स की तरह जो आपको अपने आंसर में यूज़ करके अपने आंसर को वैल्यू एडेड बना सकते हैं। तो 70% ऑफ रूरल हाउस होल्ड, गाँव में रहने वाले 70% लोग स्टिल अभी तक डिपेंडेंट है बायोमास फ्यूल पे, और बायोमास फ्यूल ज़्यादा हार्मफुल होता है कंपेयर टू नेचुरल LPG हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है। तो रूरल एरिया में इंडोर एयर पॉल्यूशन का ज़्यादा इफेक्ट है। 50 करोड़ पीपल इन इंडिया एक्सपोज डेली इंडोर स्मोक। इंडोर नीति आयोग जो है आपका गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है। इंडोर स्मोक में 50 करोड़ से ज़्यादा इंडिया का पीपल एक्सपोज होते हैं डेली। 140 करोड़ में 50 करोड़ डेली इंडोर स्मोक का सामना करते हैं। WHO के अकॉर्डिंग इंडिया अक्रॉस ऑफ 25% ऑफ ग्लोबल इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स डेथ। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जो कि एक पिछड़ा राज्य में आता है, हाई एक्सपोजर लेवल, ये सारे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इंडोर एक्सपोजर लेवल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। वुमेन इन रूरल इंडिया इनहेल इक्विवेलेंट स्मोक ऑफ 400 सिगरेट पर आवर ड्यूरिंग कुकिंग। 1 घंटे अगर गांव में कोई वुमेन कुकिंग करती है तो 1 घंटे में वो जितना स्मोक, जितना धुआं बॉडी के अंदर जाता है उनके,
वो इक्वल होता है 400 सिगरेट्स के बराबर। 400 सिगरेट के बराबर एक घंटे में धुआं वो अपने बॉडी के अंदर ले सकते हैं। तो आप जानते हैं कि सिगरेट कितना हार्मफुल है, तो उस अकॉर्डिंग आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक वोमेन कितने बड़े रिस्क ले करके आपके लिए कुकिंग करती हैं। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू इंडोर एयर पॉल्यूशन। मैं इंडिया के कॉन्सेप्ट में बताऊं क्योंकि इंडिया में ही मेनली बायोमास पे डिपेंडेंट लोग हैं, यानी कि पिछड़ा जो देश है, पिछड़ा राज्य, उसमें ज़्यादा ये चीज़ें देखी जाती है। इसके कुछ कंट्रोल करने के मेजर्स भी हैं। प्रॉब्लम है तो उसे कंट्रोल करने के सॉल्यूशन भी निकालना ही होगा। तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम बायोमास का यूज़ कर रहे हैं तो उसके जगह पे हम शिफ्ट करेंगे एलपीजी पे, पीएनजी पे, ठीक है, बायोगैस हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी कुकिंग किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक कुकर आता है, ठीक है। तो हमें जो ट्रेडिशनल मेथड है कुकिंग का उसे शिफ्ट होना चाहिए मॉडर्न मेथड पे। हमें ऐसे फ्यूल का यूज़ करना चाहिए जो कि कम से कम हार्मफुल इंग्रेडिएंट जनरेट करता हो, जैसे कि एलपीजी हो गया, पीएनजी हो गया, बायोगैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। सेकेंड, आपका यूज़ ऑफ चिमनी, घर में चिमनी का यूज़ करना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन, आपके घर में तो मैक्सिमम घरों में एग्जॉस्ट फैन यूज़ होता है। इम्प्रूव्ड स्टोव, अच्छा स्टोव, चूल्हा जो होता है अच्छा स्टोव का यूज़ करना चाहिए हमें, ठीक है। चिमनी के थ्रू ये सारा धुआं बाहर निकल जाए। वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन को यूज़ करना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन बेसिकली ये सारे धुआं को जल्दी से रूम से बाहर निकाल देगा। तो आपका इंडोर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। हाँ, वो चीज़ें आउटडोर एयर पॉल्यूशन को इफेक्ट करेगा, लेकिन स्टिल इंडोर एयर पॉल्यूशन को वो कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट आपका उज्ज्वला योजना, ये 2016 में बीजेपी की गवर्नमेंट में ये आई थी, ठीक है। उज्ज्वला योजना जिसके वजह से प्रोवाइड किया जा रहा है एलपीजी कनेक्शन। लगभग इंडिया में 9 करोड़ लोगों को फ्री एलपीजी कनेक्शन बांटा गया है, ठीक है, जिसके साथ में आपको 2 गैस सिलेंडर भी दिया जाता है फ्री, ठीक है। तो ये उज्ज्वला योजना भी एक सॉल्यूशन ही है। यूज़ ऑफ इंडोर प्लांट, घर के अंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, ठीक है, फिर मनी प्लांट हो गया। ये सारे प्लांट को यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो कि काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, सबको ये ऑब्जॉर्व करता है आपको प्लांट, और ये रिलीज देगा कि आपको इन रिटर्न में ये आपको देगा एक बहुत ही खास चीज़, डेट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। रिफ्रेश करेगा, एयर फ्रेशनर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये भी एक सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका रेगुलेटरी क्लीनिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और क्लीनिंग रूम को अच्छे से टाइम टू टाइम साफ करते रहना चाहिए, और वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके वजह से हम इंडोर एयर क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इंडोर एयर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ह्यूमन का पूरे दिन का लगभग 80 से 90% का टाइम इंडोर में ही गुजरता है। ऑफिस हो गया, घर हो गया, रिलीजियस प्लेस हो गया, ये सारा इंडोर ही है, इसलिए इंडोर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन, एनिमल, प्रॉपर्टी एंड प्लांट। जो एयर पॉल्यूटेंट्स पे हम इतने देर से जो कहानी पढ़ रहे हैं उसकी क्या इफेक्ट है, हम पहले ह्यूमन पे जानेंगे, फिर एनिमल पे जानेंगे, फिर प्रॉपर्टी पे जानेंगे एंड फिर प्लांट पे जानेंगे। हमारे सिलेबस में 1 by 1 ये सब पे जानना है। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट ह्यूमन पे क्या होता है, ह्यूमन पे क्या इसके इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है। एयर पॉल्यूशन आपको पता है कि क्या होता है, यू नो मच बेटर। अब हम जानेंगे कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या होता है। वैसे आपको ये सब चीज़ें भी पता है, मैं आपको बस टेक्निकल टर्म्स देता चल रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट इसका। तो इनहेलेशन ऑफ फाइन पार्टिकल, जब आप फाइन पार्टिकल्स जैसे कि PM2.5 हो गया, PM10 हो गया, आप बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं थ्रू योर नोज, तो ये अंदर जाकर के लंग्स के अंदर डीपर में चला जाता है, लंग्स पे जाकर के पेनिट्रेट करने लगता है। अगर ये ऐसा कुछ होता है तो इसके वजह से आपके बॉडी के अंदर में अस्थमा अटैक हो सकता है, ठीक है। एकदम एक बैग से आपके बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, अस्थमा अटैक्स हो सकता है, क्रोनिक बोरोनिचिट हो सकता है, ठीक है, एम्पेजिम हो सकता है, फिर आपका COPD, ये सारे बीमारी हो सकते हैं ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ पर्टिकुलेट मैटर इनटू योर लंग्स।
अगर लंबे टाइम तक आप कुछ ऐसे सिचुएशन में रहते हो तो आपको एट द एंड लंग कैंसर भी हो सकता है। तो ये था आपका पहला इफेक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट क्या होगा। सेकेंड है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा इसका। तो एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स जैसे कि PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये आपके बॉडी में इंटर करते हैं, सीधे आपका ब्लड में मिक्स होता है, ब्लड स्ट्रीम में ये मिक्स होता है। और जानते हैं कि अगर आपका खून ब्लड ही गंदा हो गया तो आपके बॉडी में कितना प्रॉब्लम हो सकता है। मेजर मैं आपको बता देता हूँ, इंक्रीज ब्लड प्रेशर आपके बॉडी में बढ़ जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि ओल्ड एज ग्रुप में लोग ये बीमारी बहुत कॉमन देखी जाती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो उसमें कहीं ना कहीं एक मेजर हाथ होता है एयर पॉल्यूशन का। और हार्ट अटैक्स आ सकता है, स्ट्रोक्स यानी कि एक बैग से आपको हार्ट में पेन होने लगेगा, बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगेगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ बीमारी हो सकता है। WHO के अकॉर्डिंग 25% ऑफ हार्ट डिजीज लिंक्ड विद एयर पॉल्यूशन। जितने भी हार्ट डिजीज हैं उसमें 25% तो आपका एयर पॉल्यूशन की वजह से ही है। और ये डाटा आपको WHO दे रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्टेबल ट्रस्टी, ठीक है। तो ये दो मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपके बॉडी में सारे सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है मैं उस तरह से आपको कैटेगराइज करके बताता हुआ चला हूँ ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो नेक्स्ट आपका नर्वस सिस्टम पे इसकी क्या इफेक्ट होगा। मैं आपको पहले भी बताऊँ कि नर्वस सिस्टम पे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता होता है लीड, ठीक है। लीड जो होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसे हम PB से डिनोट करते हैं। तो लीड, मरकरी एंड अल्ट्रा फाइन पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल में आता है आपका PM1, ठीक है, या फिर लेस देन 1 माइक्रोमीटर की जिसकी डायमेंशन होती है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, जो कि सीधे आपको तुम्हारे ब्रेन को इफेक्ट करेगा। नर्वस लीड जो होता है, नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरॉन्स, जो आपके बॉडी में सोचने की क्षमता को न्यूरॉन्स होता है, तो उस सिस्टम पे ये लीड, मरकरी, अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स इफेक्ट करता है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका रिड्यूस IQ इन चिल्ड्रेन, बच्चों के अंदर में IQ लेवल कम होने लगेगी। मेमोरी लॉस की बीमारी देखने को मिलेगा, हेडेक होने लगेगा, सर दर्द एंड फटिक जैसी बीमारी आपको देखने को मिलेगा। इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूरोडिनेटिव डिजीज, ठीक है, न्यूरॉन से रिलेटेड डिजीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका नर्वस सिस्टम पे हो गया। नेक्स्ट आपका रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट इफेक्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर डेवलपमेंट इफेक्ट इसके क्या होते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स जस्ट लाइक PAH, VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड लीड PB आपके फर्टिलिटी रेट को इफेक्ट करती है, ह्यूमन की, एनिमल्स की फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। जस्ट लाइक प्रेग्नेंट वोमेन एक्सपोज टू स्मोक, अगर प्रेग्नेंट वोमेन बहुत लंबे टाइम तक स्मोक के कांटेक्ट में रहती है तो लो बर्थ वेट जो वो बेबी को बर्न देगी तो उसका वो नेचुरल जो वेट होता है तो उस वेट से उस बॉर्न बेबी का वेट कम होगा, दैट इज कॉल्ड लो बर्थ वेट। स्टिल बर्थ, टाइम से पहले बर्थ हो जाएगा, प्रीमेच्योर बर्थ, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकता है। न्यूबॉर्न की बात करें तो उसमें जो लंग्स होता है न्यूबॉर्न बेबी में, उसमें लंग कम्प्लीटली डेवलप नहीं होगा अगर ड्यू टू अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम से रिलेट करते हुए होते हैं तो ये कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलता है। वहीं अगर आई, नोज एंड थ्रोट्स की बात करें तो इरिटेशन होगा, इन्फ्लेमेशन ड्यू टू SO2, NOx एंड ओजोन, ये सब चीज़ों को जैसे आपको जलन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। सिम्टम की बात करें तो वेटी आई, सूखा, मतलब आंखों में सूखापन सा फील होगा, ठीक है, रनी नोज, फोटोकेमिकल स्मोक, बर्निंग आई एंड हेडेक जैसी आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। वहीं अगर इम्यून सिस्टम पे बात करें, इम्यून सिस्टम पे इसकी क्या इफेक्ट होगी, तो लॉन्ग टर्म अगर लंबे टाइम तक आप इसमें एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट में रहते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। इम्यून सिस्टम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कोरोना के वक्त में जिसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर थी उस पर कोरोना ज़्यादा जल्दी इफेक्ट कर रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग रहना कितना ज़रूरी है। इंक्रीज वेलनरेबिलिटी इन्फ्लेक्शन, ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब कुछ मैं आपको बता देता हूँ वनरेबल ग्रुप यानी कि एज ग्रुप के हिसाब से क्या क्या इफेक्ट हुआ। जैसे बच्चों में अनडेवलप्ड लंग्स, न्यू बॉर्न बेबी में मैंने आपको बताया कि अनडेवलप्ड लंग होता है ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। हाई ब्रीदिंग रेट, बहुत उसे लंबी लंबी सांस लेगा, हाई ब्रीदिंग रेट, तो ये आपको बच्चों में देखने को मिलता है। एल्डरली में बात करें तो वीकर इम्यून,
इम्यून सिस्टम आपका कमजोर सॉरी, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। ठीक है, एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इफेक्टेड होगा। वोमेन में बात करें स्पेशली रूरल एरियाज में, तो एक्सपोज टू इंडोर कुकिंग स्मोक, बायोमास फ्यूल। वर्कर्स में बात करें तो इंडस्ट्रीज हो गया, माइन एंड ट्रैफिक जोन में अगर होता है तो आपका ये सारी चीज़ें बीमारी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स ऑन एनिमल। हमने ह्यूमन पे बात कर लिया, अब एनिमल पे बात करें कि एनिमल पे क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन एनिमल, तो अगर वो इन टॉक्सिक गैस को इनहेल करता है, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैस, तो एनिमल नियर रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, अगर जो रोड के किनारे एनिमल रहते हैं जैसे डॉग्स हो गया, कैट हो गया, इंडस्ट्रीज के एरिया के किनारे रहते हैं, तो वो इनहेल करते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बॉडी के अंदर में रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जैसे कफिंग होगा, उसे लंग डैमेज हो सकता है। रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस होगा ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंडिंग विथ हेमोग्लोबिन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से बाइंड अप करता है तो आपके बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन सप्लाई कम जाता है, जिसकी वजह से आपका प्रीमेच्योर डेथ हो सकता है एक्सट्रीम एक्सपोजर में अगर रहते हैं तो ये आपका एक इफेक्ट है। फूड चेन कंटामिनेशन, हैवी मेटल जैसे कि लीड, मरकरी, आर्सेनिक, कैडियम सेटल ऑन प्लांट। ये सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं आपके प्लांट पे, घास पे, ग्रास, वाटर पे, ये जाकर के सेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। कोटल, गॉट, सेप, ईट कंटामिनेट फूड। अब जो आपका बकरी है, गॉट है, सीप है, भेड़िया, ये सब जो आपको प्लांट ग्रास को ही खाते हैं, तो उसके साथ में सारे हार्मफुल इंग्रेडिएंट भी उसके बॉडी के अंदर जाएगा। टॉक्सिक एक्यूमुलेशन इन मीट एंड मिल्क, जिसकी वजह से उसके मीट एंड उस एनिमल के मीट एंड उसके मिल्क टॉक्सिक हो जाएगा और ये आपका ह्यूमन पे इफेक्ट डाल देगा। ठीक है, पॉइजनिंग ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग हार्म। एग्जाम्पल जैसे मेनिमल डिजीज, जापान में जो आया था मेनिमल डिजीज, तो वो फूड चैन में चेंजेस की वजह से यहाँ आया था। मरकरी इन फिश किलिंग एक्वेरियम एनिमल अफेक्ट ह्यूमन। ठीक है, इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एनिमल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी ये इफेक्ट करेगा, जैसे ओजोन, पेस्टिसाइड्स एंड डिस्पर्सन पॉल्यूटेंट्स रिड्यूस फर्टिलिटी इन एनिमल। ये सब चीज़ें एनिमल के अंदर भी फर्टिलिटी रेट को कम कर देता है। ऑब्जर्व्ड इन कैटल, रिड्यूस मिल्क यील्डिंग एंड बर्ड थिन एक्सेल ड्यू टू DDT इन पॉल्यूटेंट्स। थिन एक्सेल जैसे बीमारी देखने को मिल सकता है। रिड्यूस मिल्क यील्डिंग, मिल्क की प्रॉपर्टी कम जाती है। ठीक है, तो ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कुछ इफेक्ट्स है। इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ एनिमल पे क्या होगा? स्मोक एंड हेजेस, धुआं एंड हेजेस जो होता है, रिड्यूस विजिबिलिटी, उसकी भी विजिबिलिटी को रिड्यूस करेगा। मेकिंग हंटिंग डिफिकल्ट फॉर बर्ड एंड प्रे। ठीक है, हंटिंग डिफिकल्ट हो जाएगा। एसिड एंड डिस्ट्रॉय नेचुरल हैबिट्स, एसिड एंड जो होता है एनिमल्स के नेचुरल हैबिट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, फॉरेस्ट को, वाटर बॉडीज के नेचुरल हैबिट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। पोलर एनिमल जो आपको बर्फीले एरिया में जो रहते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलर एनिमल, जैसे कि पोलर बियर हो गया, सेल हो गया, अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का काम क्या है? धरती पे टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, लेकिन जो पोलर एनिमल होता है उसको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, तो आपके पोलर एनिमल को इफेक्ट करेगा। मेल्टिंग आइस, बर्फ पिघलने लगेगा, कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़ें। सेंसिटिव स्पेसीज फॉर एक्सटेंशन रिस्क, वेयर इज इट? ओके, नेक्स्ट आपका इम्पैक्ट ऑन एक्वेस्टिक लाइफ। एक्वेस्टिक लाइफ, जलीय जीव पे क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं? तो एयर पॉल्यूटेंट्स डिजॉल्व इन वाटर बॉडीज। एयर पॉल्यूटेंट्स जो होता है ना, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और वाटर को वो एसिडिफिकेशन कर देगा। एसिड एंड रिड्यूस pH ऑफ लेक्स, जो लेक्स है, झील है, नदी है, उसके pH लेवल को रिड्यूस कर देता है एसिड एंड, क्योंकि वो एसिडिक में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका फिश हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ पे मरने लगती है। ठीक है, ऑयल एंड हाइड्रोकार्बन इमिशन रिड्यूस ऑक्सीजन एंड कंटेंट ऑफ वाटर। ठीक है, सफोकेशन ऑफ एक्वेस्टिक एनिमल, सफोकेशन जैसी बीमारी देखने को मिल सकता है। हेल्थ इंपैक्ट की बात करें, एयर पोल्यूशन का क्या हेल्थ इंपैक्ट है एनिमल्स पे? तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि एनिमल हो गया, लाइक एनिमल के अंदर भी ह्यूमन के तरह ही प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। कैन डेवलप लंग डिजीज, कफिंग एंड अदर रेस्पिरेटरी इश्यूज फ्रॉम द इनहेलिंग टॉक्सिक फ्यूम। जब टॉक्सिक गैस को इनहेल करता है तो ये सारी बीमारी देखने को मिल सकता है।
पर्टिकुलेट मैटर को इनहेल करता है तो देखने को मिल सकता है, विच कैन ऑल्सो वीकन देन इम्यून सिस्टम भी कमजोर कर सकता है एनिमल का। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम डैमेज की बात करें तो पॉल्यूटेंट्स कैन कॉज डायरेक्ट इंजरी ऑफ ऑर्गन्स, डायरेक्ट एनिमल्स के ऑर्गन को इंजरी करता है। ठीक है, लीड टू एनिमल मेकिंग एनिमल मोर सस्पेक्टेबल स्ट्रेस एंड डिजीज। स्किन एरिटेशन जैसे भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, जैसे एयर पॉल्यूटेंट्स कैन ट्रिगर एलर्जी रिएक्शन स्किन प्रॉब्लम्स एंड एरिटेशन इन आई एंड थ्रोट कॉजिंग डिस्कम्फर्ट डिजीज। एयर पॉल्यूशन की वजह से स्किन प्रॉब्लम, एरिटेशन, आंखों में जलन, थ्रोट्स, मतलब जस्ट लाइक ह्यूमन की तरह हेल्थ इम्पैक्ट देखा जाता है एनिमल्स के अंदर में। न्यूरॉन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंजेस, हैवी मेटल जैसे कि पीबी हो गया, लीड हो गया, तो डिस्पर्ट फाउंडेड इन पॉल्यूटेंट्स एयर कैन डायरेक्टली इफेक्ट एन एनिमल न्यूरॉन सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अल्टरनेटिंग सोशल बिहेवियर, जिसकी वजह से सोशल बिहेवियर, मूड एंड मेटिंग हैबिट्स ये सारा उसके चेंज हो जाते हैं। तो ये था आपका हेल्थ इम्पैक्ट। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि एयर पॉल्यूशन का प्लांट पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, बस जल्दी फिनिश होने वाला है ये, तो प्लांट पे क्या इफेक्ट होता है हम जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन प्लांट। तो विजिबल लीफ इंजरी, ठीक है, इन जो इसकी लीव्स होती है, पेड़ की तना होता है, पत्ता होता है, उसमें इंजरी होने लगता है। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं साइड आउटर वाला एरिया सूखा हुआ है, तो ये काइंड ऑफ इंजरी है, विजिबल। ठीक है, कोलोरोसिस ये काइंड ऑफ बीमारी है, येलो कलर का उसका पत्ता हो जाएगा, लीव्स, ड्यू टू लॉस क्लोरोफिल के कमने की वजह से। और क्लोरोफिल कमेगा किसकी वजह से? SO2 एंड O3 की वजह से। तो ये एक बीमारी देखने को मिलता है। नॉर्कोसिस डेथ ऑफ टिश्यू हो सकता है, लीडिंग टू ब्राउन एंड ब्लैक स्पॉट, जिसकी वजह से आपको पत्ते के अंदर में, लीव्स के अंदर में ब्राउन या ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेगा। फ्लैकिंग एंड सिल्वरिंग, ओजोन डैमेज कॉजिंग डिस्कोलोरेशन। ठीक है, इंटरवेनियल इन जनरली, ब्राउन पैचेस बिटवीन वेन, जो आपका पत्ता है, पत्ते के अंदर में भी वेन्स होते हैं, देख सकते हो, तो वेन्स के अंदर में ब्राउन पैचेस देखने को मिलेगा। तो ये सारे कुछ बीमारी हो सकता है जो विजिबल होता है। ठीक है, ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस जानती कि एक प्रोसेस है पेड़ पौधे के अंदर में, ट्रीज के अंदर में भोजन बनाने का, खाना बनाने का, विद द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। तो पॉल्यूटेंट्स लाइक O3, ओजोन एंड पर्टिकुलेट मैटर रिड्यूस स्टोमक ओपनिंग। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे के अंदर में दो तरह का स्टोमाटा होता है, ओपन स्टोमाटा एंड क्लोज स्टोमाटा। तो फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए स्टोमाटा को ओपन होना जरूरी है। ओपन होगा तभी वो सनलाइट अपने अंदर लेगा। तो ये जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, ओजोन होता है, ये क्या करता है, उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ओपन नहीं हो पाता है। लेस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन, कम कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जा पाता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कम जाता है। क्लोरोफिल डिग्रेडेशन रिड्यूस फोटोसिंथेसिस इफिशिएंसी, क्लोरोफिल ही उसमें कम जाएगा तो फोटोसिंथेसिस इफिशिएंसी कम जाएगी। रेस्पिरेशन से बात करें तो SO2 इंटरफेयर विथ रेस्पिरेटरी एंजाइम, अल्टरनेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। न्यूट्रिएंट अपटेक की बात करें तो एसिड रैन लीचेस एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे Ca, Mg, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम फ्रॉम सॉइल। इंक्रीज टॉक्सिक अनाइज Al3 एंड Mn2 इन सॉइल, जो कि रूट टॉक्सिक, जो उसके जड़ होते हैं उसको टॉक्सिक बना देता है। ग्रोथ एंड यील्डिंग लॉस की बात करें तो पेड़ पौधे में, तो एयर पॉल्यूशन की वजह से रिड्यूस इन प्लांट हाइट, जो प्लांट की हाइट होती है तो वो रिड्यूस कम जाएगी, लीफ तना की साइज कम जाएगा, एंड रूट अच्छे से, उसका जड़ अच्छे से डेवलप नहीं होगा। अब जड़ ही डेवलप नहीं होगा तो पेड़ पौधे अच्छे से डेवलप नहीं होंगे। क्रॉप प्रोडक्टिविटी लॉस होगी, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, सोयाबीन हो गया। हाईली सेंसिटिव ओजोन की वजह से ये चीज़ें डैमेज हो जाती है। ICAR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया लॉसेज 23 मिलियन टन ऑफ क्रॉप यील्डिंग एनुअली। हर साल 23 मिलियन टन क्रॉप लॉस करता है इंडिया ड्यू टू एयर पॉल्यूशन।
स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट इफेक्ट की बात करें, जैसे ओजोन है, ओजोन का ट्री पे, प्लांट पे क्या इफेक्ट होता है, तो मोस्ट टॉक्सिक गैस है ये, कॉज क्लोरोसिस, फ्लैग एंड ये सारी बीमारी होती है। SO2 की वजह से फॉर्म एसिडिक इनसाइड लीफ टिश्यू, जो तना के टिश्यू होते हैं उसके अंदर एसिडिक नेचर जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से सेल डैमेज होता है। NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से रिड्यूस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कॉज ब्लेंचिंग, ठीक है। फ्लोराइड्स की बात करें, HF एक्यूमुलेट इन लीफ टिश्यू, लीफ टिप्स में एक्यूमुलेट करता है, टिप बर्न एंड न्यूरोसिस बीमारी हो सकती है प्लांट्स में। पर्टिकुलेट मैटर, डस्ट, सूट की बात करें तो ब्लॉक सनलाइट, ब्लॉक आपका स्टोमाटा को ओपन नहीं होने देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रास्ता को ब्लॉक कर देगा, रिड्यूस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसकी वजह से आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रिड्यूस हो जाएगा। हैवी मेटल जैसे PB, लीड, कैडियम, Hg एक्यूमुलेट इन लीफ, लीफ के अंदर एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से जेनेटिक चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये कुछ आपका स्पेसिफिक पोल्यूटेंट के साथ। एसिड रेन इम्पैक्ट की बात करें तो pH लेवल बढ़ जाएगी 5.6, जो कि हार्मफुल है प्लांट के लिए। डैमेज लीफ, कटिकल एंड वैक्सी लेयर, लीचेस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी लॉस हो सकता है। फॉरेस्ट डिक्लाइन एंड यूरोप, हिमालय ड्यू टू एसिड रेन। जेनेटिक एंड रिप्रोडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो मोर्टेनिंग इन प्लांट DNA ड्यू टू लॉन्ग टर्म पोल्यूटेंट एक्सपोजर, रिड्यूस सीड जनरेशन एंड फ्रूट सीड, पुअर पोलन विजिबिलिटी ड्यू टू हाई ओजोन लेवल्स। ये कुछ इफेक्ट्स थे। अब एक लास्ट है आपका इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर देता हूँ कि हम लोगों ने आपका इस यूनिट में सारे टॉपिक्स को सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करते हुए है। हर एक टॉपिक को बारीक से डिटेल में मैं आपको बताता हुआ आया हूँ। एक लास्ट टॉपिक रह रहा है आपका इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन प्रॉपर्टी। आप जब अपने सिलेबस देखेंगे तो उसमें लास्ट में प्रॉपर्टी पे, एनिमल पे, हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट है वो सारा चीज़ मेंशन, तो उसी में आपका लास्ट आपका इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन प्रॉपर्टी। तो समझते हैं कि प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड मोनूमेंट, बिल्डिंग और मोनूमेंट्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो इसमें जो सबसे पहले जो इफेक्ट करता है बिल्डिंग और मोनूमेंट को, वो है आपका मेन आपका एसिड रेन की वजह से। तो मैं आपको बता दूं कि एसिड रेन फॉर्म होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर यानी कि बारिश की बूंद, ये तीनों जब मिलते हैं, ये दोनों SO2 एंड NOx आपका एटमॉस्फेयर में होता है और वाटर पानी के ड्रॉपलेट से मिलता है, मिल करके H2SO4 एंड HNO3 जो कि एसिड रेन होता है, ये क्रिएट करता है। ये क्रिएट होकर के आपके अर्थ पे आएगा, ठीक है। तो इसके वजह से आपका डिजॉल्व लाइमस्टोन CaCO3 जो होता है, चूना पत्थर जिसे बोलते हैं, वो कमज़ोर हो जाएगा, डिजॉल्व होने लगेगा। एंड मार्बल CaCO3 भी कमज़ोर हो जाएगा, जो आपको ताजमहल में देखने को मिल सकता है, और इसके वजह से आपका मार्बल कैंसर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ताजमहल जो है, ताजमहल का चमक होता जा रहा है ड्यू टू मार्बल कैंसर की वजह से। और मार्बल कैंसर किसकी वजह से हो रहा है? एसिड रेन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो एसिड रेन क्लियर है। सेकेंड आपका कंक्रीट कोरिजन, कंक्रीट में कोरिजन होने लगेगी। एसिड रेन रिएक्ट विद सीमेंट एंड स्टील, स्टील और सीमेंट से एसिड रेन रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर देगा, ठीक है। ब्लैकिंग एंड सरफेस, कार्बन सूट, फ्लाई एश, डस्ट डिपोजिशन एंड वॉल ऑफ मोनूमेंट्स, तो ये सब की वजह से आपको प्रॉब्लम, स्ट्रेंथ में वीकनेस देखने को मिल सकता है। इफेक्ट ऑन मेटल, मेटल पे क्या इफेक्ट होगा एयर पॉल्यूशन का, तो कोरिजन सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सल्फर डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और इसके वजह से ही आपका रस्टिंग ऑफ आयरन एंड स्टील देखने को मिलता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन एक्सलेट ऑक्सीडाइजेशन ऑफ मेटल, तो ये आपका कोरिजन कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। एग्जाम्पल की बात कर ले तो जैसे ब्रिज हो गया, पाइपलाइन हो गया, व्हीकल हो गया, रेलवे ट्रैक कोरोड, ये सब में कोरिजन लगता है ड्यू टू एयर पोल्यूशन, कुछ इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। इफेक्ट ऑन पेंट एंड कोटिंग, जो पेंट है और जो कोटिंग, उस पर एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। तो एयर पॉल्यूटेंट्स कॉज फेडिंग, क्रैकिंग एंड पीलिंग जैसी बीमारी देखने को मिल सकता है पेंट में। ओजोन एंड यूवी रे डिग्रेड पॉलीमर एंड प्लास्टिक, ओजोन और जो यूवी रे होता है वो पॉलीमर एंड प्लास्टिक को डिग्रेड करता है। पॉलीमर प्लास्टिक के हेल्प से ही पेंट वगैरह बना हुआ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका इकोनॉमिकल लॉस होता है ड्यू टू फ्रिक्वेंट
रिपेंटिंग एंड मेंटेनेंस एंड रिपेंटिंग करने की वजह से आपका इकोनॉमिकल लॉस होता है। वहीं अगर बात करें ग्लास पे या फिर सिरेमिक्स पे क्या इफेक्ट होता है एयर पोल्यूशन का, तो एसिडिक पोल्यूटेंट्स क्लोराइड एंड ईच ग्लास सरफेस को भी ये नुकसान पहुंचाता है। फ्लोराइड एंड एसिडिक गैस कॉज पिटिंग एंड लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी की भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल जैसे हिस्टोरिकल ग्लास हो गया, विंडो हो गया, एंड यूरोपियन डैमेज बाई एसिड। यूरोप में जो हिस्टोरिकल ग्लास और विंडो है वो डैमेज हो रहा है ड्यू टू एसिड रेन, और एसिड रेन काइंड ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स है, काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑन टेक्सटाइल एंड लेदर और टेक्सटाइल पे क्या इसकी इफेक्ट होगी। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कॉज इलोइंग एंड वीकनेस ऑफ फैब्रिक को पीलापन उसमें ला सकता है और कमज़ोर कर देता है कॉटन, सिल्क एंड वूल में। ओजोन क्रैक रबर एंड लेदर मटेरियल। ओजोन जो होता है, ओजोन जो लेयर होता है, ओजोन जो एयर पोल्यूशन है वो रबर को और लेदर मटेरियल को कमज़ोर कर देता है, क्रैक उसमें डेवलप हो जाता है। स्मोक एंड डस्ट रिड्यूस फैब्रिक एंड लाइफ एंड क्वालिटी। स्मोक डस्ट की वजह से लेदर और टेक्सटाइल की लाइफ और उसकी क्वालिटी भी कम जाती है। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट की बात करें तो इंक्रीज मेंटेनेंस। अब ये सारी बीमारी देख रहे हैं, सबकी वजह से आपको मेंटेनेंस कराना ही पड़ेगा मोनूमेंट्स का, बिल्डिंग का, प्रॉपर्टी का। तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, रोड का, ब्रिज का, मोनूमेंट्स का, जिसकी वजह से हाई एक्सपेंडिचर, महंगा खर्च होगा इन क्लीनिंग रिस्टोरेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो करोड़ों स्पेंड ऑन ताजमहल पे करोड़ों स्पेंड हो रही है उसकी चमक को, धमक को वापस लाने के लिए। ठीक है। शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन ऑफ व्हीकल्स है, उसमें कोलिजन लगने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ कमेगी तो उसकी लाइफ स्पैन कम जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 कम्प्लीटली फिनिश होता है। यूनिट 1 में हमने सारे कम्प्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा सिलेबस है AKTU के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट सिलेबस में सारे टॉपिक को कवर करते हुए ये वीडियो कंप्लीट किया गया, वन शॉट। आप इस वीडियो को देखकर, इस वीडियो के बनाए हुए नोट्स को पढ़कर आप अपने एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 फिनिश होता है। फर्दर हम आगे के यूनिट्स भी कंप्लीट करेंगे। मैं आपको छोटा सा नोटिफिकेशन दे दूं कि हमारे यूनिक सीरीज़ के प्लेटफॉर्म पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। इस कूपन कोड को यूज़ करके आप अच्छा खासा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।